नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइली जंगी हथियारों पर हमले की इतलात आ रही हैं। जो एयर डिफेंस ईरान की जानिब से दिया गया है वो बहुत इफेक्टिव साबित हो रहा है और जो इसराइली एयरफोर्स के परखच्चे उड़ा के रख दिए गए हैं हिज़्बुल्लाह की जानिब से, और ये जंग का नया फेज़ है। इसके साथ साथ यमन ने नाज़रीन अटैक किया है और जो जहाज़ हैं उनको गर्क कर दिया, समंदर के अंदर गर्क कर दिया है, आग लगी है उन जहाज़ों के ऊपर। ये बहुत बड़े अटैक्स बताए जा रहे हैं। इसराइली जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर अटैक किया गया है और उनकी हलाकतें हुई हैं। और इसके अलावा ब्लिंकन और हमास के हवाले से कुछ बड़ी अहम खबरें आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वाइडर कैनवस पर क्या हो रहा है, ब्रिक्स किस तरह से एक नया इत्तेहाद बन रहा है, अरब और इस्लामी दुनिया वो किस तरह ब्रिक्स में शामिल हो रही है, और ब्रिक्स दुनिया को अब एक जस्टिस वाली दुनिया बनाने जा रहा है। और उस जस्टिस का सबसे पहला पैमाना क्या रखा गया है, फ़लस्तीन के साथ इंसाफ। चाइना, रशिया और बाकी ब्रिक्स के मेंबर ये कह रहे हैं कि हम इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाने जा रहे हैं, एक इंसाफ पर मुबनी दुनिया बनाने जा रहे हैं। और इंसाफ पर मुबनी दुनिया बनाने के लिए सबसे पहले जिस तनाज़े को हल करना ज़रूरी है, जिस खित्ते के, जिस ज़मीन के लोगों को इंसाफ देना ज़रूरी है, वो फ़लस्तीन के लोग हैं। तो ये अहम तरीन ख़बरें जो हैं आपके साथ शेयर करेंगे। हिज़्बुल्लाह के ताज़ा तरीन हमलों की तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आगाज़ हम करते हैं ब्लिंकन के हवाले से। इस वक्त ब्लिंकन की जो खबर है वो टॉप न्यूज़ है और ब्लिंकन की ड्रामेबाजी, इनके झूठ, वो मैं दरअसल आपके सामने पहले बेनकाब करना चाहता हूँ। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कल हमने आपके सामने खबर दी कि हमास ने रिस्पॉन्ड कर दिया है और रिस्पॉन्ड में उसने यस कहा है, यानी बाइडन का प्रपोजल आया, उस प्रपोजल के बाद वही एक करारदाद की सूरत में सिक्योरिटी काउंसिल में चला गया और सिक्योरिटी काउंसिल से वो मंजूर हो गया। और उसके बाद हमास को कहा गया कि आप इसके ऊपर एग्री करते हैं या नहीं करते। पहली बात तो यह कि सिक्योरिटी काउंसिल से जब वो मंजूर हो गया तो उसको इम्प्लीमेंट करवा देना चाहिए था। यानी माजी में अगर हम चले जाएं तो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें जो हैं, जो अमेरिका पास करता, मतलब पेश करता है, फिर पास करता है, इसराइल की हिमायत होती है, यूरोप की हिमायत होती है, तो वो तो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। इराक पर हमला हो तो भी इम्प्लीमेंट हो जाता है, शाम पर हमले की जो रेजोल्यूशन हो तो वो फ़ौरन इम्प्लीमेंट कर दी जाती है, लिबिया में फ़ौज भेजनी हो, अफ़गानिस्तान में फ़ौज भेजनी हो तो कोई इंतज़ार नहीं किया जाता। तो जब यहाँ पर एक जंगबंदी की करारदाद आपने खुद पेश करके मंजूर कर ली है तो इम्प्लीमेंट करवा दें। अच्छा चलें, आपने नहीं करवाया, आप कह रहे हैं जी अभी हमास एग्री करेगी तो फिर ये इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो हमास ने नाज़रीन उसका जवाब ये दिया कि यस, हम जो है वो जंगबंदी के लिए एग्री हैं और बाइडन के इस प्रपोजल के ऊपर एग्री हैं। तो इस नाज़रीन हमास के जवाब के बाद अमेरिका फंस गया कि वो तो सारा मलबा हमास के ऊपर डाल रहा था कि देखें इसराइल एग्री है। ब्लिंकन ने क्या बयान जारी किया तेल अवीव में, उसने कहा कि नेतन्याहू की मेरे साथ कमिटमेंट हो गई है, उसने मेरे साथ मीटिंग में ये तय कर लिया, उसने मुझे कह दिया कि वो राजी है, वो जंगबंदी करने के लिए तैयार है, ठीक है। ये ब्लिंकन का बयानिया था। तो जब हमास ने कह दिया ठीक है हम तैयार हैं, तो उसमें अमेरिका फंस गया, वो ट्रैप हो गया जो वो अपनी चाल चल रहा था कि सारा मलबा हम डाल देंगे किसके ऊपर, हमास के ऊपर। क्योंकि ये जो बाइडन का प्रपोजल है ये कोई उतना आइडियल नहीं था कि जैसा आपको चाहिए, उतना आइडियल नहीं था, लेकिन फिर भी हमास ने मान लिया क्योंकि यही आपने करना था, ये बेहतर स्ट्रेटजी थी, क्योंकि सारा प्रेशर उल्टा इसराइली ही पर जाना था, तो उन्होंने मान लिया। तो उसके बाद ये फंस गया। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन हुआ क्या है कि इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, यानी ये जुल्म और सफाकियत की इंतहा है। इन्होंने जनाब प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया, ब्लिंकन ने और इसराइली मीडिया ने, कि हमास ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। अंदाजा लगाइए, हमास ने यस कहा और इसराइली मीडिया और ब्लिंकन ने उसके बाद कहना शुरू कर दिया कि नहीं, हमास ने रिजेक्ट कर दिया। ये मैं सबूत आपके सामने रख रहा हूं। हमास रिस्पॉन्स रिजेक्ट्स हॉस्टेज सीजफायर डील ऑफर प्रेजेंटेड बाय बाइडन, इसराइली ऑफिशियल। रॉयटर्स, Israel says Hamas rejects key elements of US ceasefire plan for Gaza. Haaretz, Israeli officials, Hamas rejected ceasefire and hostage deal proposal, changed parameters laid by Biden. अब ये वो इसराइली ऑफिशियल्स, इसराइली ऑफिशियल, तो सारी दुनिया का मीडिया उनको कोट कर रहा है। हमास अब ये ब्लिंकन कह रहा है, हमास आस्क्ड फॉर चेंजेस इन द हॉस्टेज डील प्रपोजल, सम आर वर्केबल एंड सम आर अनवर्केबल। हमास कुड हैव रिप्लाइड विद वन यस, इंस्टेड दे प्रेजेंटेड मोर चेंजेस, सम ऑफ देम गो फर्दर देन देयर प्रीवियस पोजीशन। तो ब्लिंकन ने कहा कि उन्होंने नई शराइत रख दी है। ये ब्लिंकन ने कहा कि हमास ने
हमें यस नहीं कहा, बल्कि उन्होंने नई शराइत रख दी हैं। अच्छा, ये बात हो गई, ये सारी दुनिया का मीडिया शेयर करना शुरू हो गया। अब नाज़रीन, हमास का जवाब इसके ऊपर आया, इस प्रोपेगेंडे के ऊपर। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये वो बातें हैं जो मगरबी मीडिया में चल रही हैं, ये वो बातें हैं जो मिडल ईस्ट के मीडिया में हैं, ये वो बातें हैं जो इंटरनेशनल मीडिया में चल रही हैं, जहां पर इस वक्त बात अटकी हुई है। तो इनकी जो झूठ हैं वो भी आपके सामने बेनकाब करना ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो कि भाई चल क्या रहा है, मामलात किस तरह से बनाए जाते हैं और ये मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो बयानिए की वॉर है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। हमास ने नाज़रीन जवाब ये जमा करवाया, उन्होंने कहा कि वी डिडंट डिमांडेड एनी अमेंडमेंट्स। इन्होंने कहा ना कि हमास ने कहा कि नई शराइत रखी हैं। हमास कह रही है हमने तो कोई शराइत ही नहीं रखी, हम तो यस कह रहे हैं, हमने कोई अमेंडमेंट्स की बात नहीं की। जो प्रपोजल आपने सिक्योरिटी काउंसिल में पास किया है हम उसके ऊपर एग्री हैं, आप करवा दें सीज फायर, ठीक है। तो आप जरा अंदाजा लगाइए, यानी इतनी सफाकियत, इतना जुल्म और ऊपर से झूठ। यार कोई इंतहा होती है ना, कोई मतलब हर चीज की एक हद होती है, तो इनकी तो कोई हद है ही नहीं कि एक तरफ से जुल्म करते जाना और ऊपर से झूठे बयानिए फैलाते जाना। वो जो जूलियन असांज ने कहा था, जो विकीलीक्स का बानी है, उसने कहा था ना कि पिछले 50 सालों में जितनी भी जंगें हुई हैं उसका सारा दारोमदार मीडिया के झूठे बयानी के ऊपर है। और वो कौन सा मीडिया है, कौन सा पीछे ताकते हैं जो ये इस मीडिया को कंट्रोल करते हैं, वो झूठा बयाने फैलाते हैं। उसने कहा पिछले 50 सालों में जितनी जंगें हुई हैं सारे मीडिया लाइज की वजह से हुई हैं। तो इतना ये इंपॉर्टेंट ये बात होती है। तो इनकी जरा देखिए झूठ और साथ सफाकियत। तो बात नाज़रीन ये है कि अगर हमास कोई शर्त रख भी दे तो उसमें बुराई क्या है। यानी आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं परमानेंट सीज फायर, आपने उन्हें प्रपोजल में लिखा परमानेंट सीज फायर, आप कह रहे हैं कि यू वांट टू एंड टू वॉर, और आप ये भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने आपसे एग्री कर लिया कि एंड टू वॉर। तो आप एंड टू वॉर करें ना, आप परमानेंट सीज फायर करें, उसके बाद अगर कुछ चीजें हैं तो आप बैठकर हमास आपसे तय कर लेगी। आप तो खुद अगर जंगबंदी आप चाहते हैं तो करवा दें जंगबंदी, हमास भी जंगबंदी चाहती है। उसके बाद अगर कोई इख्तलाफात हैं, बमबारी रुक जाए, ये जुल्म और जो हो रहा है, सफाकियत वहां पर हो रही है, जबर और इंसानी तारीख के सबसे बड़े जराइम वहां पर हो रहे हैं, वो तो रुकवाए ना जो आप अपने प्रपोजल में लिख रहे हैं। उसके बाद बाकी चीजें होती रहेंगी। तो बात यह है कि ये वही चीजें हैं जो पहले दिन से आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हम भी आपको पहले दिन से बता रहे हैं कि इनकी कोई इंटेंशन नहीं है और जंग जो है वो जारी रहेगी। और मुझे आज नाज़रीन बहुत मतलब इसके ऊपर आप भी सुनेंगे तो आपको यकीनन अफसोस होगा। जॉर्डन में नाज़रीन समिट हुआ और वहां पर ब्लिंकन को बुलाया गया और वहां पर धड़ाधड़ तकरीरें वो किंग अब्दुल्ला कर रहा है कि बड़ा जुल्म हो गया गजा पर, हमें खामोश नहीं रहना चाहिए, हमें एक्शन की जरूरत है। मिस्री सदर भी लगा हुआ है, सारे लगे हुए हैं, ठीक है, सारे अरब भी और इस्लामी बाकी हुक्मरान भी, नुमाइंदे आए हुए लगे हुए वहां पर, तकरीरें पे तकरीरें। और उधर ब्लिंकन को भी बुलाया हुआ, ब्लिंकन उधर सारा मुद्दा हमास के ऊपर डाल रहा है। तो अंदाजा करें, यानी 7 दीवार के सामने, कैमरों के सारी मतलब दुनिया के सामने, जॉर्डन दीवार के साथ है ना, तो सबको नजर आ रहा है कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है और कौन ये करवा रहा है। और फिर उसको आप अपनी समिट में इनवाइट कर रहे हैं और वो वहां पर बैठकर हमास पे उल्टा इल्जाम लगा रहा है। यार कोई इंतहा होती है। तो बात नाज़रीन सिर्फ ये है कि देखें, जब भी इस तरह की ड्रामेबाजी होती है, सीज फायर का प्रपोजल आता है, डिस्कशंस होती हैं और फिर वो रद्द हो जाता है जिसकी हमें पहले ही तवक्को होती है। तो उसके बाद मैं एक बात आपको फिर रिपीट करता हूं, जब भी इस तरह का सिनेरियो पैदा होता है, एक बात मैं आपको बार बार याद करवाता हूं, वो ये है कि देखें अल्टीमेटली क्या होने वाला है। ये प्रपोजल शायद फिर भी आ जाए, फिर भी कोई इधर उधर की बातें हों, लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या, ये सारी चीजें मेरी इस बात को साबित करती हैं, उसको तकवीयत देती हैं कि हाँ यही होगा। और वो क्या है, वो नाज़रीन यह है कि जंग जारी रहेगी और इसी जंग से चलते चलते मिडल ईस्ट जो है वो एक बहुत बड़ी जंगे अजीम का बैटलफील्ड बनने जा रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जंग नहीं रुकेगी, इसका स्केल वाइडर होता चला जाएगा। मिडल ईस्ट एक अजीम जंग की बैटलफील्ड बनेगी। इस जंग के इख्तिताम पर अमरीकी हेजेमनी भी खत्म होगी, साथ इसराइल भी खत्म होगा, ठीक है। ये होने जा रहा है और ये लंबी जंग चलेगी, ये रुकने वाली नहीं है। ये मैं आपको कह रहा हूं बुनियाद ही नहीं है रुकने वाली। ये मामला बिगड़ चुका है, ये मामला हल नहीं हो सकता, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जंगबंदी हो गई, आज हो गई जंगबंदी, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या इसराइल आपको फलस्तीनी रियासत देगा? कैसे देगा इसराइल आपको?
फ़लस्तीनी रियासत नहीं देगा तो आपको वो फ़लस्तीनी रियासत लेना पड़ेगी। तो हमास और हिजबुल्लाह और फ़लस्तीनी क्या बैठ जाएंगे कि ठीक है जंगबंदी हो गई, हमें रियासत नहीं मिली? तो वो तो नहीं बैठने वाले। तो हल नहीं है, हल नहीं है, आपकी जंगबंदी में भी इसका हल नहीं है। तो इसलिए ये जंग जारी रहेगी, वाइडर स्केल के ऊपर फैलेगी, ठीक है, बड़ी जंग का एक बैटलफील्ड बनेगा। यहाँ से आलमी जंग छिड़ने के पूरे पूरे खतरे हैं। अगर हम ओवरऑल चीज़ों को कनेक्ट करें तो वो चीज़ें भी समझ आती हैं। अब इसके ऊपर हमास ने जो ब्लिंकन को मजीद जवाब दिया, वो कह रहे हैं ब्लिंकन इज द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नॉट द सोल्यूशन, कि असल जो जड़ है, असल जो सीज़फायर नहीं होने दे रहा, जो असल प्रॉब्लम है वो ब्लिंकन है, असल किरदार इसका ये जंग को बढ़ाने में। अच्छा, अब ये अपनी जारी रखें अपनी ड्रामेबाजियां। जरा खबर देखिए, जो मैं आपको कह रहा हूं कि इनकी हेजेमनी भी जाएगा और इसराइल भी जाएगा, ये अपनी ड्रामेबाजियां करते रहें। चाइना की खबर है, चाइना के आज वजीर खारजा ने क्या कहा। चाइना के वजीर खारजा कहां पर है? रूस के अंदर है, जहां पर अरब्स के वजीर खारजा हैं, जहां पर अफ्रीकन नेशंस पहुंची हुई हैं, वहां पर चाइना के वजीर खारजा क्या बात कर रहे हैं? ब्रिक्स के अरकान नई सर्द जंग को रोकने के लिए मिलकर काम करेंगे। ब्रिक्स क्या है? दुनिया का जो नया एक मतलब दुनिया को रूल करने वाला, दुनिया के इक्तदार को बदलने वाला, इस वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने वाला जो अलायंस है वो ब्रिक्स है। और उसमें कौन कौन से ममालिक आप देख रहे हैं? ब्राजील नेटो का मेंबर, इंडिया, साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना, ठीक है। और अब इसमें कौन शामिल हो रहा है? तुर्की नेटो का मेंबर है। मिडल ईस्ट की तमाम रियासतें इसके अंदर शामिल होने जा रही हैं। आपका मिस्र इसमें शामिल होने जा रहा है, अफ्रीकन नेशन इसके अंदर शामिल होने जा रही है। साउथ ईस्ट एशिया का पहला मुल्क थाईलैंड वो इसमें शामिल हो चुका है, उसने एप्लीकेशन उसकी हो गई है। तो चाइना क्या कह रहा है कि इस नई सर्द जंग को जो अमेरिका ने छेड़ रखी है, इसको लड़ने के लिए तमाम मेंबर मिलकर काम करेंगे। यानी ब्राजील भी मिलकर काम करेगा जो कि नेटो का मेंबर है, तुर्की भी मिलकर काम करेगा, अरब्स भी मिलकर काम करेंगे। तो बच क्या रहा है मुझे बताइए अमेरिका का? अमेरिका का बच क्या रहा है? वो अचीव क्या कर रहा है? तो सिर्फ एक इनकी लॉबी, इजरायली लॉबी के अंदर वो सब कुछ अपना दांव पर लगाकर बैठ गए हैं। इसलिए इसराइल भी जाएगा और साथ अमेरिकी हेजेमनी वो भी जाएगी। इसके सारे सबूत आप देख लीजिए, दुनिया इनके हाथ से निकल चुकी है। इंडिया के वजीर खारजा ने कहा कि इनका तसल्लुत इफेक्टिवली ओवर हो चुका है। 2 दिन पहले मॉस्को का बयान सामने आया हुआ था कि वेस्टर्न हेजेमनी इज ओवर, एंड वाकईतन ये ओवर हो चुकी है। कोई अमेरिका की बात नहीं सुन रहा। अमेरिका कह रहा है रशिया से तेल ना खरीदो, सारे अमेरिका रशिया से तेल खरीद रहे हैं। कह रहे हैं ईरान से ट्रेड ना करो, ईरान से वो ट्रेड कर रहे हैं। चाइना के प्रेशर डाल रहा है कि ईरान से तेल ना खरीदो, चाइना खरीद रहा है, ठीक है। तो कोई इनकी यहां पर बात नहीं मान रहा। अफ्रीका में इनके साथ क्या हो रहा है? इनके अपने दरवाजे कैरेबियन सी में क्या हो रहा है, ठीक है। क्यूबा में उसके साहिलों पर आज क्या हो रहा है, साउथ अमेरिका में देख लें वहां पर क्या हो रहा है। अच्छा, ये एक चीजें हो गई। आगे नाज़रीन चले तो नेतन्याहू और उसकी कैबिनेट की अभी मीटिंग होने वाली है कुछ घंटों के अंदर। और मीटिंग का एजेंडा क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मीटिंग का एजेंडा है टू असेस द सिचुएशन इन नॉर्थ। जो कल यानी पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर जो नए फेज का आगाज हो गया हिजबुल्लाह की जानिब से, बहरा रूम में भी हमले, हाइफा तक वो पहुंच चुके हैं, शदीद हमले, सैकड़ों मिसाइल, धमाके, आग, एमरजेंसी, सारा आपको पता है। तो वो जो नया फेज शुरू हो गया है उसको असेस करने के लिए, और अगले घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसराइल को बड़ा फैसला ले सकता है यानी लेबनान पर जंग के हवाले से, क्योंकि ये जंग तो इनवाइटेबल है ना, अवॉइडेबल तो नहीं है, ये जंग तो होनी है। और मैं आपको बता चुका हूं कि हिजबुल्लाह के जंगजू नहीं घुसेंगे इसराइल के अंदर, वो एक मिलिट्री स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इसराइल जाएगा लेबनान के अंदर जहां पर लाखों जंगजू तैयार बैठे हुए हैं, ये होने जा रहा है। इसलिए वाशिंगटन बार बार वार्न भी कर रहा है, लेकिन वाशिंगटन के बयानात क्या आते हैं कि ऑफिशियल्स फियर दैट इजराइल विल एंटर इन लेबनान, कि यहां पर मेजर एस्केलेशन हो जाएगी, इसराइल लेबनान से जंग छेड़ेगा। वो साथ साथ इसराइल को वार्न भी कर रहे हैं, लेकिन उनको खतरा भी है कि यह होने जा रहा है, क्योंकि ये नागुज़ीर है, यही होगा। जैसे याह्या सिवर ने कहा कि हम वहां पर ले आए हैं जहां पर चाहते थे इसराइल को, उस नैज पर ले आए। तो ये खबर हो गई। आगे नाज़रीन चले तो यमन के हवाले से खबरें हैं, और यमन ने भी बात करें तो अगला गेयर लगा दिया। वो इस तरह से हुआ है कि एक बहुत बड़ा अटैक किया गया। एक बल्क कैरियर यानी एक कार्गो शिप जो है वो जा रहा था और उसके ऊपर अटैक किया गया, उसको आग लग गई और वो गर्क हो गया। इस वक्त वो बेसिकली गर्क हो रहा है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता समुद्र के अंदर डूब रहा है। जहाज, बहरी जहाज ऐसे ही डूबते हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो देख रहे होते हैं अच्छा ये अब इतना डूब, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता वो डूब रहे होते हैं। आग लगी हुई है उसके ऊपर। उसमें सबसे सीरियस एक बात यह है कि उसके क्रू का कुछ पता नहीं है।
इससे पहले जितने भी अटैक्स होते हैं उसका क्रू जो है वो निकाल लिया जाता है, लेकिन इसके क्रू का नहीं पता कि उसका क्या बना, और उसको आग लगी और वो गर्क हो रहा है। तो अब हिजबुल्लाह जो इसके हमले यमन के वो इतने घातक हो चुके हैं कि जहाज़ इस तरह से गर्क होंगे समंदर के अंदर। तो आगे आप देखिए 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया है यमन की जानिब से। साथ उन्होंने जो स्पाई नेटवर्क पकड़ा है, जो अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है उनकी, उसमें वो क्या बता रहे हैं, ग्रुप ऑफ कन्फेशन बाय मेंबर ऑफ अमेरिकन इसराइली स्पाई नेटवर्क विल बी प्रेजेंटेड इन कमिंग आवर्स। ये बड़ी अहम बात उन्होंने किया कि जो कन्फेशन किया गया है इन एजेंट्स की जानिब से, वो हम आपके सामने रखने जाने। यानी पहले तो ये नेटवर्क पकड़ना बहुत बड़ी बात, और अब उनको दुनिया के सामने वो लेकर आ रहे हैं, उनके कन्फेशंस को दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी तज़हीक होगी अमेरिका की। वो अमेरिका जो यमन पर बेसिस काम करने के लिए गया था, जो यमन को मुकम्मल कब्जा करने के लिए गया था, वो उनके एजेंट्स को पकड़ रहा है और उनके जो कन्फेशंस हैं वो मीडिया के ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो ये देख लीजिए। आगे नाज़रीन चलते हैं तो ज़रा हिजबुल्लाह की सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। और हिजबुल्लाह के हवाले से जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जंगी तैयारों के ऊपर हमला कर दिया गया है। अब ये पिछले 48 घंटों से नाज़रीन ये सूरत हाल में देखने को मिल रही है। जो भी इजरायली जहाज़ जा रहा है लेबनान की टेरिटरी के अंदर, उसके ऊपर अटैक हो रहा है और उस जहाज़ को वहाँ से भागना पड़ रहा है। अब ये सिलसिला उनके जहाज़ों के ऊपर शुरू हो गया है और विद इन आवर्स आपको खबर आने वाली है कि जहाज़ मार गिराया गया है। यानी जहाज़ों के ऊपर अटैक शुरू हो गए हैं पिछले 48 घंटों से। अभी एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है, 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया है और वो पीछे भागने पर मजबूर हो गए। पहले ये क्या था, पहले ये था कि ये मॉडर्न जो इनकी फिजाइया है वो जाती है वहाँ पर बम शम गिरा के वापस आ जाती है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब वो जो ही एंटर होती है आगे से वो मिसाइल दाग देते हैं और इसको पीछे भागना पड़ जाता है। ये सूरत हाल है, जरा देखिए। द एयर डिफेंस यूनिट फायर्ड सरफेस टू एयर मिसाइल एट प्लेन फोर्सिंग इट टू लीव लेबनीज एयर स्पेस इमीडिएटली। फौरन उसको पीछे भागना पड़ा। द एयर डिफेंस यूनिट कन्फ्रंटेड एन एनिमी ज़ायनिस्ट वॉरप्लेन दैट वायलेटेड लेबनीज टेरिटरी। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी एक कार्रवाई है, एक बहुत बड़ा हमला है जो किया गया है और उसमें ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो सबसे बड़ा किरदार। देखें यार, सारी बात ही यहाँ पे बदल गई है ना, सारी बात ही बदल गई है। अब इस बुनियादी रियलिटी को समझ लें कि उनकी ताकत ये थी जिसके ऊपर वो कायम थे कि वो जब चाहते थे जाते थे, बम गिरा कर आ जाते थे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो आज उनके पास ये लिबर्टी नहीं है, आज उनके पास ये ताकत खत्म हो गई है। तो जब ये ताकत खत्म हो गई है तो उनका कब्जा भी खत्म होगा। उनका कब्जा इन्हीं एक्सेप्शंस के ऊपर कायम था ना, इसी ताकत का जो गैप है इसके ऊपर कायम था ना, कि उनकी ताकत बहुत बड़ी थी और आपकी ताकत नहीं थी। बहुत बड़ी किस लिहाज से थी? एयरफोर्स तगड़ी थी, एयर डिफेंस तगड़ा था, जदीद टेक्नोलॉजी थी, यही कुछ था। और क्या था? क्या वो आपसे बहादुर तो कभी भी नहीं रहे? फलस्तीनी मज़ामत से ज्यादा बात यार, मतलब उनके लीडर, एक एक लीडर को उठाकर देखिए। इस्माइल हानिया सारी फैमिली शहीद हो गई, याहिया सिमर सारी फैमिली शहीद हो गई, अल दैफ सारी फैमिली शहीद हो गई। तो उनसे बड़ा बहादुर कौन है? और तारीख तो उठाकर देखिए कि हर रेजिस्टेंस ने, हर लीडर ने, हर सिपाही ने कितनी कुछ कुर्बानियां दी हैं। तो बहादुर वो कभी भी नहीं थे। ये गैप था ताकत का टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर, वो आज फिल हो चुका है। अच्छा, फिर इसके अलावा नाज़रीन जो बाकी हमले हुए हैं और जगह जगह के ऊपर आग लगी हुई है, और इसमें सबसे जो आज अहम चीज़ इसराइली मीडिया अभी बता रहा है कि इस आग लगने की वजह से जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस हैं वो उनकी अंडर अटैक आ गई हैं। यानी आग लग गई है बहुत बड़े एरिया के अंदर। अब उस एरिया के अंदर उनकी बेसेस भी तो हैं, उनके हेडक्वार्टर्स भी तो हैं। तो इस आग का वो कैसे सामना करेंगे? इस आग की लपेट में उनके बेसेस और हेडक्वार्टर्स भी आ गए हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ी तशवीश है कि चलें एक बेस और हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक हुआ, वो अलग चीज है। अब वो इतने बड़े पैमाने के ऊपर आग फैल गई है और उसमें वो बेसेस और हेडक्वार्टर्स आ गए हैं और वो डेफिनेटली वो जलकर राख हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा उनके लिए मसला है। द फायर्स दैट ब्रोक आउट इन नॉर्थ इंडेंजर्ड सेटलमेंट्स एंड स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस। जो स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस यानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वो इस वक्त खतरे में आ गई हैं कि उनको भी आग लग जाएगी और वो जलकर राख हो जाएंगी। अच्छा, द असॉल्ट मार्चेस टारगेटेड द पोजीशंस एंड सेटलमेंट्स ऑफ द बैरक्स ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स एंड हिट देयर टारगेट्स एक्यूरेटली। जो ऑफिसर्स हैं नाज़रीन जहां पर वो ठहरे हुए थे उनके ऊपर अटैक किया गया है, उन ऑफिसर्स को नाज़रीन हलाक कर दिया गया है। ये अब तक का बहुत एक कामयाब तरीन हमला बताया जा रहा है। अच्छा, फिर इसराइली मीडिया, ऑल ऑफ द मिसाइल लॉन्च बाय हिजबुल्लाह सिंस दिस मॉर्निंग डायरेक्टली हिट देयर टारगेट्स। जितने भी अटैक किए गए हैं
उन सारे अटैक्स के अंदर वो बरह रास्त अपने टारगेट्स को जाकर हिट कर रहे हैं, यानी जहां जहां पर हिजबुल्लाह चाह रही है वो टारगेट्स कामयाबी से हिट हो रहे हैं। फिर इस्लामिक रेजिस्टेंस, आवर फाइटर्स लॉन्च्ड एन एयर अटैक विद स्क्वाड्रन ऑफ असॉल्ट ड्रोन्स on the Habashut barracks of the headquarters of a company belonging to A10 Hermine Brigade। एक एरिया के ऊपर अटैक किया गया है और हेडक्वार्टर को तबाह किया गया है। फिर आप देखिए, आवर फाइटर्स टारगेटेड द इसराइली एनिमीज आर्टिलरी पोजीशन इन खिरबतमार एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इट्स सोल्जर्स इन द विसिनिटी ऑफ कैतुशवा रॉकेट्स। तो खिरबतमार बड़ी एक इंपॉर्टेंट बेस, उसको कैतुशवा रॉकेट्स के साथ नाज़रीन निशाना बनाया गया। ये नाज़रीन हिजबुल्लाह के ताज़ा तरीन हमले हैं और गजा से सिर्फ दो खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कमांड सेंटर के ऊपर नाज़रीन अटैक किया गया। कसाम ब्रिगेड बता रही है कि वी टारगेटेड द एनिमी कमांड हेडक्वार्टर्स इन द नेतज़रीम एक्सेस विद 114 mm मिसाइल। तो जो कमांड सेंटर हैं सेंटर के एरिया में गजा के, उनके ऊपर अटैक कर दिया गया है फ़लस्तीन की जानिब से। तो ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं, ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त।